जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास शानदार प्रश्न के साथ। पहला ही क्वेश्चन आपका बेहद शानदार है। कह रहा है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पहला है भागीरथ मांझी, दूसरा है तिलका मांझी, तीसरा है वीरभूम ठाकुर, चौथा है विष्णु मानकी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भागीरथ मांझी हो जाएगा। भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब आपको पूछा जाएगा कि कब किया गया था, तो बता दें 1874 ईस्वी में किया गया था। और इस आंदोलन के पीछे उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था कि प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को जो है फिर से स्थापित करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। पहला है पशु भूमि, दूसरा है झारखंड, दूसरा है छोटा नागपुर, चौथा है खोखरा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी खोखरा हो जाएगा। खोखरा या कहीं कहीं जो है कुकरा लिखा हुआ भी मिल सकता है। देखिए बता दें कि झारखंड को विभिन्न कालखंडों में तथा विभिन्न ग्रंथों में अनेक नामों से पुकारा गया है। और झारखंड के नामकरण से संबंधित झारखंड जीके में एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जो भी हम बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मुगल काल में झारखंड को कोकरा या खुखरा कहा गया है। और पशु भूमि की बात करेंगे तो पशु भूमि किस में कहा गया है, तो महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। और झारखंड को झारखंड किस में कहा गया है, तो अकबरनामा में। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। इसके अलावा छोटा नागपुर अंग्रेजों के द्वारा झारखंड को कहा गया था। यानी कि अंग्रेज काल में झारखंड को छोटा नागपुर कह के संबोधित किया गया था। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पहला है जेम्स क्रॉफर्ड, दूसरा है कैप्टन होगन, तीसरा है लेफ्टिनेंट कूपर, चौथा है लेफ्टिनेंट नन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा जेम्स क्रॉफ्ट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो तमाड़ विद्रोह है ये हुआ क्या था। तो तमाड़ विद्रोह आपका हुआ था 1872 ईस्वी में। कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। इस तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। किसने, तो ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इतना याद रखना है। अब तमाड़ का जिक्र आ रहा है तो आपको ये भी बताते हैं कि तमाड़ नामक जगह जो है किस जिला के अंतर्गत आता है। तो ये तमाड़ जो है झारखंड के रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूर में आपका क्या है, तमाड़ है। और इसी तमाड़ में जो है आपका क्या है, देवड़ी मंदिर है, जो कि माँ दुर्गा का 16 भुजा वाली मूर्ति है या मंदिर है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिंहभूम, यहाँ सिंहभूम कर दीजिएगा, ह डाल दीजिएगा। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला माधव सिंह, दूसरा है जगत लाल सिंह, तीसरा है अर्जुन सिंह, चौथा है शेख भिखारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन सिंह। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया था। अब 1857 की क्रांति जब भी आता है, जिक्र होता है, तो हमको ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुआ था। तो झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो रोहनी गांव में हुआ था। और रोहनी गांव कहाँ है, तो देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना, तो 1983 में। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद्र घोष के नाना, यहाँ पर नाना लिखना है, ठीक है, नाना नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है पलामू, चौथा है देवघर।
देखिए क्लियर कर दे रहे हैं, ये नारायण बसु कौन है? तो अरविंद घोष और वारिंद घोष के नाना हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, देवघर के रहने वाले थे। और देवघर का बात हुआ है तो बता दें कि देवघर जिला बना है 1983 में। और देवघर में आपका क्या है, नौलक्खा मंदिर है। क्या है? नौलक्खा मंदिर है। और नौलक्खा मंदिर को ही क्या कहा जाता है, तो युगल मंदिर कहा जाता है। और देवघर में ही आपका क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में पूरे एक महीना के लिए जो है क्या है, श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि यह झारखंड नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व लेवल तक फेमस है। और इसमें लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि देवघर में ही आपका क्या है, तो देवघर में ही आपका त्रिकुट की पहाड़ी है, जहाँ से मोर नदी का उद्गम स्थल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1925 के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी किस स्थान पर नगर भवन का शिलान्यास किया था? पहला है मधुपुर, दूसरा है जसीडीह, तीसरा है दुमका, चौथा है मधेपुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मधुपुर। तो 1925 में महात्मा गांधी कहाँ आए थे? देवघर आए थे। और देवघर में इन्होंने मधुपुर नामक स्थान पर नगर भवन का शिलान्यास किया था। इतना याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है राजमहल, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल में। और ये राजमहल कहाँ है? तो राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है। इतना क्लियर है। इस राजमहल को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का राजधानी भी कहा जाता है, बंगाल का राजधानी। और इस राजमहल क्षेत्र में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा बता दें कि ये जो राजमहल है, ठीक है, ये जो राजमहल है इसमें सौरिया पहाड़ियाँ, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक है। और आपको बता दें कि सौरिया पहाड़ियाँ जो है ये माल्टो भाषा बोलती है। और माल्टो भाषा आपको बता दें ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मोतीझरा जलप्रपात जो है आपका राजमहल में है। और राजमहल आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। अब आप लोग ये भी जानना चाहिएगा कि ये जो है मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ये जो है आपका अजय नदी पर है। और अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर है। और मुंगेर कहाँ है? तो ये बिहार में एक जिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है दुमका, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारीबाग जिला में सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन होता है। इतना क्लियर करते हुए चलना है। अब हजारीबाग का बात हुआ है तो बता दें कि हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और अपना हजारीबाग जिला 1833 ईस्वी में बना है। हजारीबाग में आपका क्या है? तो पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, या यूँ कहें कि पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है। हजारीबाग में भी आपका क्या है? तो इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका क्या है? सूर्य जल कुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड है। और यहाँ का जल जो है, यानी कि इस जलकुंड का पानी जो है कितना गर्म रहता है? तो 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ऐसी मान्यता है कि जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा बता दें कि हजारीबाग जिला में ही आपका क्या है? तो बरसो पानी गुफा है। क्या है? बरसो पानी गुफा है। इसके अलावा और एक बात आपको याद रखना है कि हजारीबाग में जो है झारखंड की जो आदिम जनजाति है बिरहोर, उनका निवास स्थल सबसे अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पालना डैम किस नदी पर है? पहला है बराकर, दूसरा है दामोदर, तीसरा है शंख, चौथा है स्वर्णरेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी पर पालना डैम बना हुआ है।
अब पलना डैम की बात करेंगे तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। और सरायकेला जिला बना है 2001 ईस्वी में। और सरायकेला जिला जो है आपको बता दें, ये आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला को जो है हम लोग छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जानते हैं। इतना क्लियर है। अब स्वर्ण रेखा की बात हो रहा है तो बता दें कि स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ, बंगाल के खाड़ी में। इसको आप कह सकते हैं कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाके मिलती है वो कौन सा है, तो स्वर्ण रेखा है। अब स्वर्ण रेखा के उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये नगड़ी नामक स्थान से निकलता है या नगड़ी गांव से निकलता है। और ये नगड़ी कहाँ है, तो आपका रांची में है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं, तो रानी चुआ कहते हैं। रानी चुआ से ये निकलता है। अब स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो इसकी सहायक नदी है संजय है। संजय है, खरकाई है, इसके अलावा कांची है, इसके अलावा राढ़ू है, इसके अलावा आपको बता दें हरमू है, और भी बहुत सारा है। तो इतना आपको याद रखना है कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी संजय, खरकाय, कांची, राढ़ू, क्या लिखे हैं, भुला गए हम, हरमू। ठीक है, हरमू भी इसकी सहायक नदी है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी पर क्या क्या है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर आपका क्या है, हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। और ये हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। ठीक है, और किस जिला के अंतर्गत है, तो रांची जिला के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपको बता चुके कि पलना डैम तो है ही है। इसके अलावा चांडिल डैम कहाँ है, तो चांडिल डैम भी जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है, जो कि सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। इसके लिए बता दें कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये सब जो है आपको ऐसे ही लिंक करके पढ़ना है, याद करना है। 1-2 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को आप लिंक करके अगर समझ लीजिएगा तो आप बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है याद रख पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है सोन, चौथा है अजय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल है। अब सोन की बात करेंगे तो यह एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से निकलता है। और मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। लेकिन झारखंड में यह प्रवेश जो है गढ़वा जिला से होकर करती है, ये भी आपको याद रखना है। अब उत्तरी कोयल की बात करेंगे तो उत्तरी कोयल नदी जो है झारखंड में कहाँ से निकलता है, तो झारखंड में पिस्का गांव से निकलता है। पिस्का कहाँ है, तो पिस्का आपका रांची में है। अब उत्तरी कोयल की सहायक नदी भी पूछा जाता है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है आपका औरंगा। क्या है, औरंगा। और एक हो जाएगा आपका अमानत, और एक हो जाएगा आपका बूढ़ा नदी। ये तीनों के तीनों जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और ये जो बूढ़ा नदी है इसी में आपका क्या है, बूढ़ा घाघ बना हुआ है, जो कि झारखंड का पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात है और लातेहार जिला में है। उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम लोध जलप्रपात भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 9, चौथा है 10। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। देखिए अनुसूचित जाति कह रहा है मतलब एसी की बात कर रहा है, तो एसी के लिए 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जो है एक बार फिर से विस्तार से समझते हैं। तो देखिए झारखंड विधानसभा में जो है सीटों की संख्या कितनी है, 81 है। अब इस 81 विधानसभा सीटों को भी बंटवारा किया गया है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, उसके लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। कितना, 28 सीट। एससी यानी कि अनुसूचित जाति, इसके लिए 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया उसको हम लोग सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी में रखते हैं, तो कितना है, 44 है। इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ जो है अनुसूचित जाति पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है झारखंड विधानसभा का जिक्र आया है तो बता दें कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है रविंद्रनाथ महतो। कौन है, रविंद्रनाथ महतो। और ये जो हैं आपके नाला विधानसभा से जो है जेएमएम के विधायक हैं। क्या है, नाला विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के विधायक हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला बनता है 2001 ईस्वी में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। पहला अनुच्छेद 124, दूसरा अनुच्छेद 356, तीसरा अनुच्छेद 214 और चौथा अनुच्छेद 370। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 224 के तहत जो है किसी भी राज्य में या प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 214 में। अब बात करेंगे कि झारखंड उच्च न्यायालय की। ठीक है, झारखंड के उच्च न्यायालय की बात करेंगे कि इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को, यानी कि झारखंड का स्थापना दिन झारखंड के उच्च न्यायालय का भी स्थापना होता है। और जिस समय झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना होता है उस समय यह पूरे देश में 21वें क्रम का था। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये झारखंड उच्च न्यायालय की बात कर रहेंगे तो यह कहाँ है? तो आपका रांची जिला में है। लेकिन कुछ दिनों तक पहले जो है ये आपका कहाँ था? डोरंडा में था। लेकिन वर्तमान में ये रांची जिला में ही है, लेकिन आपका धुरुआ में शिफ्ट हो गया है। ये सब आपको याद रखना है। अब आपसे ये हम पूछेंगे कि झारखंड उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो बता दें कि अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत में उच्चतम न्यायालय की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत। अब अनुच्छेद 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब अनुच्छेद 370 जो है पहले जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन इसको जो है फिलहाल हटा दिया गया है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने प्रमंडल थे? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। जब हमारा झारखंड बना 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे। बाद में जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। किससे अलग करके? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। तो झारखंड में जो है वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। और इन पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय एक बार हम आपको बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका हजारीबाग। और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय आपका रांची हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका संथाल परगना, जिसका मुख्यालय दुमका हो जाएगा। और पाँचवा हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय चाईबासा हो जाएगा। ये सब आपको हो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए? पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है निम्न अदालत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय। महाधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए, इतना याद रखना है। और यह बात जो है अनुच्छेद 165 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो भारत के महान्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये बात अनुच्छेद 165 में लिखा हुआ है। अब आपको ये भी जानना जरूरी हो गया है कि झारखंड के जो है वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तो झारखंड में वर्तमान में महाधिवक्ता हैं, उनका नाम है रोहिताश्व। क्या नाम है? रोहिताश्व रॉय। और ये जो हैं 14 जून 2026 से झारखंड के महाधिवक्ता का पद संभाले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की नवीनतम जनजाति कौन सी है? पहला है कंवर, दूसरा है कोल, तीसरा है बिरहोर, चौथा है पुरान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं। और इस 32 जनजाति में से ही 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 2022 में, ठीक है, 2022 में झारखंड में एक नवीन जनजाति बनती है, जिसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, पुरान है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में झारखंड में जनजातियों की संख्या 33 हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? पहला है केरिया, दूसरा है खनरिया, तीसरा है करवा, चौथा है छुपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरिया कहा जाता है। ठीक है, और जो महिलाएं पहनती है पर्व त्योहार में उसको क्या कहा जाता है? तो उसको खनरिया कहा जाता है। तो खनरिया जो हो जाएगा आपका महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए क्या हो जाएगा? तो पुरुषों के लिए केरिया हो जाएगा। इतना याद रखना है। अब उरांव जनजाति का जिक्र हुआ है तो बता दें कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, इनका प्रमुख देवता धर्मेश है, और धर्मेश जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इनका प्रमुख त्यौहार क्या है? तो उरांव जनजाति का प्रमुख त्यौहार का नाम है सरहुल। लेकिन ये लोग सरहुल को सरहुल नहीं बल्कि क्या कहते हैं? तो खद्दी कह के पुकारते हैं। ये आपको याद रखना है। अब उरांव जनजाति के बारे में और कुछ आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि चैनल ही कौन सा है? उरांव सा ट्यूटोरियल। तो उरांव जनजाति के लोग जो है कुड़ुख भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा? कुड़ुख भाषा। और कुड़ुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। वैसे आपको बता दें कि कुड़ुख का मतलब मानव या मनुष्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उरांव जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? पहला है शासन देरी, दूसरा है बारी, तीसरी है जुगतोपा, चौथा है शासन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शासन। मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। ठीक है, और इस जनजाति में शासन में जो जुगटोपा समारोह के साथ जो होता है क्या कि मृतक का जो है हड्डियां गाड़ी जाती है। इसी शासन में मृतक का जो हड्डियां गाड़ी जाती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जुगतोपा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यानी आप कह सकते हैं कि शासन में जो है अपने पूर्वजों की हड्डियां रखी जाती है। ठीक है, अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो ये झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब मुंडा जनजाति के सबसे प्रमुख देवता क्या है? तो सबसे प्रमुख देवता है सिंहबोंगा। क्या है? सिंहबोंगा। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा बता दें कि मुंडा जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे गित्ती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गित्ती ओड़ा कहा जाता है। और मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को बा पर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? बा पर्व बोलते हैं। ये भी याद रखना है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, शासन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोल्हान में गांव को कितने पीढ़ में बांटा गया है? पहला है 23, दूसरा है 24, तीसरा है 25, चौथा है 26। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26। ठीक है, कोल्हान में गांवों को 26 पीढ़ में बांटा गया है। और पीढ़ का प्रधान कौन होता है? तो पीढ़ का प्रधान को मानकी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रजाति दृष्टि से बेदिया जनजाति को किस समूह में रखा गया है? पहला है द्रविड़, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, तीसरा है मंगोलाइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। आपको बता दें कि झारखंड में जो 32 जनजाति है उनमें से अधिकतर जो है आपका क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से ही हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो बेदिया की बात हो रहा है तो बता दें कि बेदिया का जो है झारखंड में सबसे अधिक जो है निवास स्थल कहाँ देखने को मिलता है? तो रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, इन क्षेत्रों में जो है देखने को मिलता है। इन लोग का जनसंख्या सबसे अधिक। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के आदिम जनजाति में कोरवा का स्थान क्या है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। क्या है? तीसरा स्थान। वैसे आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं। अब उसमें जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो कोरवा जो है क्या है? कोरवा तीसरे स्थान पर है। तो पहला दूसरा स्थान किसका है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो पहले स्थान पर आपका क्या है? माल पहाड़िया। क्या है? माल पहाड़िया।
और दूसरे स्थान पर आपका क्या है, सौरिया पहाड़ियाँ और तीसरे स्थान पर आपका क्या है, कोरवा है। तो कोरवा का जो है जनसंख्या आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो कोरवा का जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कोरवा की जनसंख्या है 35,606। ये मात्र इनकी जनसंख्या है, जो कि झारखंड के जो कुल जनजातीय जनसंख्या है उसका 0.41% है, यानी कि 1 भी प्रतिशत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक बिंदु चांदन, ठीक है, बिंदु चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? पहला है ओलचिकी, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है बंगाली, चौथा है उड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़िया लिपि में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है, बिंदु चांदन। और ये जो बिंदु चांदन है संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक, इसको किसने लिखा है? तो इसको पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका प्रकाशन 1942 में किया गया था। किस लिपि में? तो उड़िया लिपि में किया गया है। इतना याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसके बारे में क्वेश्चन बार बार और रिपीट पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर की रचना किसने की थी? तो ये भी आपका जो है याद रखना है कि नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक जिसका नाम क्या है? नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। तो इसका जो है रचना किसने की है? पहला है E.H. व्हिटली, दूसरा है बेनी राम, तीसरा है A. नोटरोट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A.H. व्हिटली के द्वारा इसको लिखा गया है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको टफ लग रहा है, लेकिन सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम मिक्स करते हैं। कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ रहता है, कोई ज़्यादा इजी और कोई सामान्य बीच वाला रहता है, उसको भी लाते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग को जो है झारखंड जीके के सभी प्रकार प्रश्नों को हल करने में माहिर होना है, कोई एक टाइप का में नहीं। क्योंकि झारखंड जीके का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य रहता है। तो अगर आप लोग जो है मेरा क्लास देखते हैं तो झारखंड में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है, 5 से 6 महीना अगर आप लोग लगातार पढ़ दीजिएगा मेरा क्लास, तो मुझे पूरा यकीन है कि झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं रहता है। बशर्ते 5 से 6 महीना लगातार आप लोग पढ़िएगा तो। क्योंकि 5 से 6 महीना तक में जो है हम लगभग सभी चैप्टर को सभी तरीके से क्वेश्चन को जो है हम शामिल कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? पहला है मेदिनीनगर, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है लोहरदगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेदिनीनगर में, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक डोलोमाइट मेदिनीनगर में पाया जाता है। कहाँ पर? मेदिनीनगर में। और आपको बता दें कि पूरा झारखंड में इसका अनुमानित भंडार कितना है? तो 47.2 लाख टन जो है ये झारखंड में इसका अनुमानित भंडार है। इतना याद रखना है। अब मेदिनीनगर की बात करेंगे तो ये जो है आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। किसका? तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? तो इसी का पुराना नाम डाल्टनगंज है। क्या है? डाल्टनगंज है। तो आपको बता दें कि मेदिनीनगर जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो चेरो वंशीय प्रतापी राजा मेदिनी राय के नाम पर जो है मेदिनीनगर का नाम रखा गया है, जो कि पलामू का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1907, दूसरा है 1964, तीसरा है 1948 और चौथा है 1938। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में किया गया था। देखिए टाटा समूह ने कार्य विस्तार कर रहा था, कार्य विस्तार करने के चक्कर में जो है, चक्कर में क्या कहना है, वैसा कहना उचित नहीं लगेगा। मतलब टाटा समूह जो है अपना कार्य विस्तार करने के लिए टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव की भी स्थापना की है। कब की है? तो 1948 में की है। और कहाँ पर की है? तो आपको बता दें ये जमशेदपुर में की है। कहाँ पर? जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई है।
इतना याद रखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ईस्वी जो है उसको भी बताते हैं। तो 1907 ईस्वी में जो है जमशेदपुर में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है जमशेदजी नसरुल्लाह टाटा के द्वारा, ठीक है। अब 1964 में जो है सोवियत संघ रूस देश की सहायता से बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। और 1938 में रांची के मुरी नामक स्थान में एल्युमिनियम कारखाना का निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि रजरप्पा में किस देवी की मंदिर है? पहला है दुर्गा, दूसरा पार्वती, तीसरा लक्ष्मी, चौथा है छिन्नमस्तिका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी छिन्नमस्तिका हो जाएगा। देखिए ये जो रजरप्पा मंदिर है और रजरप्पा नामक एक जगह भी है और रजरप्पा जलप्रपात भी है। तो रजरप्पा मंदिर है जिसको छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर माँ काली का मूर्ति है और माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति प्रतिस्थापित किया गया है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? छिन्नमस्तिका मंदिर या छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। ये जो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में स्थित है और ये जगह जो है तंत्र मंत्र विद्या के लिए या सिद्धि प्राप्ति के लिए जो है सही जगह माना जाता है। अब इस छिन्नमस्तिका मंदिर जो है यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। क्या है? बकरे की बलि भी दी जाती है और लोग मन्नत मांगने के लिए भी जाते हैं। इतना याद रखना है। और यहीं इसी के बगल में जो है आपका क्या है? रजरप्पा जलप्रपात भी है जो कि आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो मंदिर है रजरप्पा मंदिर या छिन्नमस्तिका मंदिर, ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है और रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि शिबू सोरेन के पिता का क्या नाम था? पहला है विनोद सोरेन, दूसरा है रसिक सोरेन, तीसरा है दशमत सोरेन, चौथा है सोबरन मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोबरन मांझी। और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था सोनामणि। क्या नाम था? सोनामणि। ये भी आपको याद रखना है। पिता का नाम सोबरन मांझी, माता का नाम सोनामणि। क्योंकि शिबू सोरेन जो है झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है भर भर के पूछता है। तो हम भी जो है इनसे जो क्वेश्चन जैसे पूछता है सब कुछ आपको बताते हैं। तो शिबू सोरेन को लोग जो है प्यार से क्या कहते हैं? दिसोम गुरु। क्या? दिसोम गुरु। इसके अलावा इन्हें जो है गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। अब दिसोम गुरु का है जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, सब बताते हैं। तो शिबू सोरेन का जन्म हुआ है 11 जनवरी 1944 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो रामगढ़ जिला में हुआ है। रामगढ़ जिला के किस गांव में हुआ है? तो नेमरा गांव में हुआ है। और इनका जो बचपन का नाम है क्या है? शिवचरण मांझी इनका बचपन का नाम है। इतना याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई है आपका 4 अगस्त को। 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई है। क्योंकि ये लंबे समय से बीमार थे तो नई दिल्ली में ये अस्पताल में एडमिट थे, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करेंगे कि शिबू सोरेन के द्वारा जो है 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी और 1973 में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो ने मिल के जेएमएम की स्थापना की थी, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। इतना आपको याद रखना है। तो शिबू सोरेन, अब शिबू सोरेन का जो है अलग झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए शिबू सोरेन के मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार से शिबू सोरेन को सम्मानित किया गया है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के किस जिला को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है? पहला है सरायकेला, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरायकेला जिला को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और ये सरायकेला जिला जो है 2001 में जिला बनता है और ये जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि सरायकेला में आपका क्या है? पालना डैम है जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है? चांडिल डैम है और ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ये आपको याद हो गया।
अब छऊ नृत्य की बात करेंगे तो छऊ नृत्य जो है क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, एक पुरुष प्रधान नृत्य है और यह जो है एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है। और जो नर्तक जो होता है क्या करता है, मुखौटा पहन के नृत्य करता है। और आपको बता दें कि छऊ नृत्य जो है झारखंड का लोक नृत्य है। ये झारखंड का लोक नृत्य होने के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य बन गया है, क्योंकि 1938 में ही इस छऊ नृत्य का प्रदर्शन जो है यूरोपों में किया जा चुका है और यूरोप के लोग जो है छऊ नृत्य को काफ़ी पसंद भी करते हैं। वैसे अगर पूरा भारत की बात करेंगे तो पूरा भारत में जो है 3 प्रकार के छऊ नृत्य पाए जाते हैं। यानी कि एक हो जाएगा उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार का, ठीक है, उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार का और झारखंड का सरायकेला प्रकार। तो पूरे भारत में जो है 3 प्रकार के छऊ नृत्य पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि हैरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है। पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जनजाति हो जाएगा। और हो जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड की ये जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी एक अलग भाषा है। इनकी अलग भाषा कौन सी है, तो इनकी अलग भाषा हो है और हो भाषा को लिखने के लिए वारंग चित्ती लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, वारंग चित्ती लिपि। और वारंग चित्ती लिपि का आविष्कार जो है लाको बोदरा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तो लाको बोदरा के द्वारा वारंग चित्ती लिपि का आविष्कार किया गया है। और हो जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो हो जनजाति के प्रमुख देवता का नाम है सिंगबोंगा, जो कि भगवान सूर्य का ही प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इनमें हो जनजाति है, इन्हीं में जो है आपका कौन सा चीज़ प्रसिद्ध है, तो हैरो और नोमनामा गीत। ये जो हैरो गीत है आपको बता दें, हैरो गीत जो है धान बुनाई, ठीक है, धान बुनाई के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, और नोमनामा या इसी को जोमनामा भी कहा जाता है, ये नया अन्न ग्रहण करने के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है जोमनामा या नोमनामा। इतना क्लियर करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का शुरुआत कब हुआ था। पहला 1 अप्रैल 2002, दूसरा है 5 अप्रैल 2002, तीसरा है 10 अप्रैल 2002, चौथा है 15 अप्रैल 2002। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2002 को झारखंड में गोकुल ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि झारखंड में जो है दूध उत्पादन की मात्रा को जो है बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, दूध उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाए, एकमात्र उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2002 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और ये वाला जो है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसको आप लोग सही सही उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का सलाह मशवरा या सुझाव देना चाहते हैं या एग्जाम संबंधी आप लोग बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 93 34 40 05 26। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है होमवर्क वाला क्वेश्चन है कि आरिफ इमाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक हैं, मतलब क्या चीज़ सिखाते हैं। पहला है फुटबॉल, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है क्रिकेट, चौथा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स मतलब दौड़ होता है, ये आप भली भांति जानते होंगे। देखिए क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जो फ्री वाला क्लास जो है सबको उपलब्ध हो सके और सबका काम आ सके। बाकी कल जो है हम फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जो है थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।